नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि के कारण उत्पीड़न का उन्होंने दावा किया है। जल शक्ति विभाग में गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर है और इन आरोपों का खंडन किया गया है। सरकारी सूत्रों ने इन आरोपों का खंडन किया है। आपको बता दें कि परफॉर्मेंस से प्रेरित था, ना कि जाति से। आपको बता दें कि एक सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि उन्हें अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जल शक्ति विभाग में गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया है और सरकारी सूत्रों के हवाले से इस पर रिएक्शन मिल रहा है और सरकारी सूत्रों ने इस आरोप का खंडन किया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोढी जी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, सबसे पहले तो जरा तफसील से बताइए, ये खबर आखिर क्या है? क्यों अनुसूचित जाति के आधार पर उत्पीड़न का आरोप इन आईएएस अधिकारी ने लगाया है? और फिर जो अपडेट हमारे पास आया है सरकारी सूत्रों के हवाले से, जिसमें इन आरोपों का खंडन किया गया है। देखिए जिसमें जब से इस अधिकारी, जिनका ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अशोक परमार इनका नाम है, ये गुजरात के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर हैं। 1996 में इनका जो है ये अपॉइंटमेंट हुई थी एसडीएम मेंढर के तौर पे। तब भी इनके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स थी और तब के जो चीफ सेक्रेटरी थे बीआर कुंडल, उन्होंने भी इनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया था और इनके परफॉर्मेंस का जो रिव्यू था, जिसका जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है जिसके नीचे साइन बीआर कुंडल आईएएस, जो उस वक्त डिविजनल कमिश्नर थे जम्मू जोन के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इनके खिलाफ जो है पत्र लिखा था और कहा था कि इनका जो परफॉर्मेंस है एज एसडीएम मेंढर वो भी बिल्कुल जो था इनएफिशिएंट था और जो उनका परफॉर्मेंस रिव्यू था उस पे ये कहा गया था कि इनको काम करना नहीं आता। तो अभी कुछ दिन पहले अशोक परमार ने एक खत लिखा था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, जिसमें ये कहा था कि उन्हें समय से पहले ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि वो एक ऐसी जाति से आते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। लेकिन आज हमें सरकारी सूत्रों ने ये बताया है कि अशोक परमार के साथ जाति के भाव पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सरासर उनका जो है उनकी वहम है। उन पे जो भी एक्शन लिया गया था वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे था। इन पे जो परमार हैं, इन पे कई तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं, जैसे कि जब तत्कालीन जो एमएलए थे उधमपुर के, जब ये उधमपुर में डिविजनल डेप्यूटी कमिश्नर थे, वहां पर भी जो हर्षदेव सिंह फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और एमएलए थे वहां के, उन्होंने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी अशोक परमार के अगेंस्ट। अशोक परमार पे जो तब के गवर्नर थे उन्होंने भी इन पे कार्रवाई की थी और कई इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं। हालांकि अगर आप देखें एक काफी संगीन आरोप अशोक परमार पे ये भी लगा हुआ है। मैं आपको पहले अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं, जिसमें ये कहा है, देयर वेर ऑल्सो मल्टीपल कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम रिगार्डिंग प्रीमैच्योर ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड्स obtained indicate that the officer has resorted to 398 number of transfers affected without authorization during the period when the transfer window was closed। तो ये एक देखिए संगीन आरोप लगा है इन पे कि इन्होंने लगभग 398 लोगों की मुलाजिमों की ट्रांसफर की विदाउट एनी ऑथराइजेशन, कोई भी अनुमति लेने के बिना अपने सीनियर से। और ये ट्रांसफर तब हुए थे जब ट्रांसफर विंडो क्लोज कर दी गई थी। तो देखिए जितने भी जितने कानून थे, जितने भी जो लॉ थे, उनको वॉयलेट करते हुए इन्होंने ये ट्रांसफर को अंजाम दिया। तो कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जब ये एसडीएम मेंढर थे तब भी इनके खिलाफ कंप्लेन की गई थी और कई मुलाजिमों को इन्होंने तंग करके रखा था। और इन पे एक एलिगेशन ये भी है कि जब ये जम्मू में थे तो अपने जो इनके जूनियर थे उनके साथ भी इनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल आपत्तिजनक था। लोगों के साथ ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, गाली गलोच वगैरह भी करते थे। तो जब ये डिप्टी कमिश्नर उधमपुर थे तब भी इनके और इनका जो टेन्योर था एज वाइस चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें वो भी
कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, जिसमें इन पे ये एलिगेशन थी कि ये ना सिर्फ गाली गलौज किया करते थे बल्कि अपने जो जूनियर ऑफिसर थे उनके साथ मारपीट भी किया करते थे। तो उसकी भी रिटन कंप्लेन इनके खिलाफ जो है वो लगी हुई है। तो अभी इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई हैं कि इनको इनकी प्री मैच्योर इनको ट्रांसफर किया जाता था, इनको तंग किया जा रहा है, इनको हरास किया जा रहा है, इन्होंने जो जल विभाग है, जल शक्ति विभाग, उसमें करप्शन की बात की है, जबकि हकीकत ये है कि इनके अंडर जो जल शक्ति विभाग था उसका जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल जीरो था। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं वो ये बता रहे हैं कि बट हिज परफॉर्मेंस इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months वाज डिसमल, द नंबर ऑफ वर्क्स अलॉटेड एंड द नंबर ऑफ वर्क स्टार्टेड वर अराउंड 15% and 5% respectively, which reached to 96% and 83% respectively within 1 year of his exit from the department। देखिए, इन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि जल शक्ति विभाग में काफी हेराफेरी हो रही है, लेकिन जो हमें डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, जब इनको जल शक्ति विभाग का कार्यभार संभाला गया था वहां पे भी इनका परफॉर्मेंस जो था वो बिल्कुल नाकारा था, बिल्कुल कम था, और इन्हें सिर्फ वहां पर जो काम दिया था वो 15% ही अलॉट कर पाए थे और 5% ही उसकी कंप्लीशन हो पाई थी। लेकिन इनके जाने के बाद वो जो काम है वो 96% अभी तक 96% अलॉट हो चुका है और उसमें से 83% उसकी कंप्लीशन हो चुकी है। तो अभी सरकारी सूत्रों ने हमें ये बताया है कि जो भी इन पे एक्शन किया गया है, इन पे जो ट्रांसफर किए गए हैं, वो बिल्कुल भी जाति या ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे नहीं है, बट प्योरली इनके परफॉर्मेंस के बेस पे है। और जो परफॉर्मेंस है वो इनकी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है, और इनका पूरा जो कार्यकाल है, जब से ये 1996 में जम्मू कश्मीर कैडर इन्हें मिला है तब से लेकर आज तक इनके परफॉर्मेंस के जो रिव्यूज हैं वो नेगेटिव ही रहे हैं। जी जैस्मिन। बिल्कुल। साथ ही तेजेंद्र जी, इनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, जैसे कि आपने भी बताया, और ये भी आरोप है कि सरकार की पॉलिसीज और सरकार के खिलाफ भी कई ट्वीट्स और रीट्वीट्स इन्होंने किए हैं, और इस तरीके के भी गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अशोक परमार ने जिस चीज को आधार बनाकर ये तमाम बातें कही हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हुआ है उनके डिपार्टमेंट में, जाति, क्योंकि ये अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, और इस चीज को आधार बनाकर इन्होंने जो इनके ट्रांसफर हुई है डिपार्टमेंट में, जो भी इनके साथ हुआ है, उसको वो रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि अनुसूचित जाति से हैं और इस वजह से उनके साथ ये हुआ है। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। इस तरह के मामलों में किस तरीके से कार्रवाई होती है, और सरकारी सूत्र जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर ही रिव्यू हुआ है, किस तरीके से रिटेलिएशन इस पूरे मामले पर होगी, और अगर कार्रवाई इस मामले पर आगे बढ़ेगी तो किस चीज को आधार बनाकर इस पर कार्रवाई आगे होगी? अब देखिए जैस्मिन, इन्होंने अशोक परमार ने जो चिट्ठी है इन्होंने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को लिखी हुई है, इन्होंने एक चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय को लिखी हुई है और ये कहा है कि इन पे इनकी जाति जो है अनुसूचित जाति से ये आते हैं, उस बेसिस पे इन पे जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये इकलौते ऐसे आईएएस ऑफिसर नहीं हैं जो एक अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन कई ऐसे और ऑफिसर भी हैं, उनके साथ अगर ऐसा कोई जाति विशेष की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा। इनका कहना ये है कि ये इसका जो इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो किसी भी तरह की जो इनकी एलिगेशंस है उन पे इंक्वायरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर ऐसी नौबत आती है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और कई ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं। जब उनके साथ कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है तो इनके साथ भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो इनके जो ये जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये हमारे सूत्रों का कहना है। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है 2019 के बाद, तब से जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि किसी को किसी जाति मजहब के बुनियाद पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की गई हो। लेकिन जो भी किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है वो एक्शन उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके खिलाफ लोगों का क्या रवैया है, वो अपनी जो ड्यूटीज है उनको किस तरह अंजाम दे रहे हैं, लोगों का फीडबैक कैसा है,
सिर्फ उस बेसिस पे रहता है। और ये जो प्रूफ है वो जो इनका ACR है ऑफिसर्स का, वो दर्शाता है। आप देख लीजिए, हमारे सूत्रों ने ये बताया कि आप ये कहते हैं कि आज मेरे साथ जाति विशेष की वजह से डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, लेकिन 1996 से लेकर आज तक अगर इनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, इनको जो है इनकी ट्रांसफर हो रही हैं, इनको जो लोग इनके खिलाफ ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इनके खिलाफ रिटन कंप्लेंट्स कर रहे हैं। अगर लोग जहां पर ये जाते हैं वहां पर लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में ये रहे हैं, अगर वहां के लोग ये कह रहे हैं जूनियर ऑफिसर्स की हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, वो रिटर्न कंप्लेन है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी जो इन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई की कमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, और सरकारी सूत्रों ने ये स्पष्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही ये तमाम एक्शंस लिए गए हैं। तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और विस्तार से दर्शकों तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। और खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। जो इंडिया अलायंस की 2 दिवसीय बैठक कल से मुंबई में होने वाली है। बैठक के लिए विपक्षी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला मुंबई पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में फाइनल रोड मैप तैयार किया जाना है। संयोजक कौन होगा 1 सितंबर को पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाए, क्योंकि काफी क्यूरियोसिटी है। किसका संयोजक, कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको। कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बैठक में डिस्कस करेंगे? पिछले 2 बार की बैठकों का मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लान होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिका खरगे जी का नाम, कन्वीनर का आप नाम मत कीजिए, नाम गलत है। सीटों का नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये जरूरत है कन्वीनर की, नहीं है वो पता लगेगा। सीटों के बंटवारे के मुद्दा, देखिए सीटों का बंटवारा अभी आप ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हमारा चंद्रयान वहाँ चांद पे पहुंचा है। आप ये चंद्रयान यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अभी बैठेंगे आराम से, आपके इस शहर में आराम से सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इस देश को और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकें, यहाँ भाईचारे को कैसे कायम करें। यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मजहब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे, क्योंकि भारत हम सबका है। इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, सब बराबर हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए हम लोग लड़ना है। ये देश जब चलेगा आगे तो हम सब इसके साथ होंगे।
तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेंगे आपके पुराने मित्र हैं, क्या अकाली दल से बातचीत चल रही है, नए साथी जोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका मैं जवाब दे नहीं सकता। पहले हम लोग आए हैं, आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे। ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, वो हमारा सामने है। चाइना ने एक नया मैप जारी किया। देखिए, चाइना का अपना रास्ता है। हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा। हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है, हमारे जवान कर रहे हैं इस वक्त। वहीं बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रवक्ता आरएस पठानिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना तय है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वादा किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी, जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे, और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा, किन्हीं कारणों के चलते। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं, जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक प्राइज जिसे कहते हैं स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उस पर नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी जिसे कहते हैं वक्फे की और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है। तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं मैसेज गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर, उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी जिसे कहते हैं दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, इट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी। और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे, कायम रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो सब पे जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट होगा। जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था उस वक्त में, जैसा कि आपने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सदन में कहा था कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा समय आने पर, लेकिन अपोजिशन जो है वो लगातार ये सवाल उठाती रही है आखिर वो समय कब आएगा। अब आपको लगता है कि जो अपोजिशन का जो ये बार बार ये रिपीट करना वो बंद हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को हम ये देखेंगे, जब जिसके बारे में ये कहा जाता है, तुषार मेहता ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। देखें, इनके पास विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, सिर्फ आधा सच और जिसे कहते हैं एक घुमा के फिरा के दाएं का बाएं का करके लोगों में एक नया शो पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कहा, मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले गृह मंत्री संसद के पटल पर बोल चुके हैं, तो स्टेट इज नो मोर एन इशू। दूसरी जो विधानसभा चुनाव की बात करें, अरे भाई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं। परिसीमन था, परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, अब दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है। म्यूनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव भी इसी बीच अपने जिसे कहते हैं आसानी, अपनी ईज के मुताबिक, अपने जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक, जो उनको एक स्मूथ लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल टेक ए कॉल ऑन इट। तो स्टेट पे और विधानसभा चुनाव पे जो विषय बनाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है, जिसे कहते हैं सरासर निराधार है, और लोगों में भी इसका जिसे कहते हैं कोई ज्यादा पेनिट्रेशन, ज्यादा कोई लोगों पे प्रभाव इसका है नहीं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हर तरफ रक्षाबंधन की धूम है। वहीं जम्मू में भी रक्षाबंधन के मौके पर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पतंग और मांझा खरीदने के लिए युवाओं की भीड़ बाजारों में उमड़ी है। बाजार में पतंगों के नए नए डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है।
आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर एक तो जो भाई बहन का स्नेह है वो तो सब जानते हैं कि आज भाई की कलाई पे जो है बहन की तरफ से राखी बांधी जाती है, लेकिन सबसे अहम जो अट्रैक्शन रहती है जो इस फेस्टिवल की वो ये है पतंगबाजी। जो युवा सबसे ज्यादा आज पतंगबाजी करते हैं और जो बाजार हैं वो सज चुके हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह की राखियां और जो पतंगे हैं वो बाजार में आ चुकी हैं और काफी जोश और उत्साह जो मार्केट में है वो देखने में आया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दफा जो है इनका भी कहना है विक्रेताओं का कि जो चाइनीज मांझा को हमने बैन किया गवर्नमेंट ने, हमने भी नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद जो कामकाज में कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं आया, कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बाजार में जो दुकानदार हैं वो खासे खुश हैं। तो सबसे अहम बात है जय डुगरा, ये स्लोगन भी अब पतंगों पे आ चुके हैं। इसकी खास वजह यह है कि जो युवा राजपूत सभा ने एक तरह से एक मुहिम चलाई थी टोल प्लाजा के खिलाफ, उससे जो युवा है वो जुड़ गया था और उन्होंने ये जो है जय डुगरा एक स्लोगन वाली जो पतंगे हैं वो भी इस दफा मार्केट में आई हैं और इस काफी जो है जो युवा हैं वो पसंद भी इन्होंने इस स्लोगन को किया है। और तमाम जो लोग हैं जो युवा शक्ति है वो सुबह सुबह पतंगे खरीदने में लगी हुई है। कितना आप इसको सेलिब्रेट करते हैं पतंगबाजी को रक्षाबंधन पर? बहुत सेलिब्रेट करते हैं, ये तो हमारा मतलब कि ये एक त्योहार है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है। उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, वो भी बहुत अच्छा त्योहार है, भगवान कृष्ण का त्योहार है। तो हमें ये है कि हम सभी को यही बोलना चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से मनाएं। ये नहीं है कि कोई किसी को हार्मफुल हो, किसी को बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार भावना से सबको मनाया जाए। और मैं सारे देशवासियों को भी इसकी सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और खुश रहने की ये कामना देता हूँ। ओवरऑल जो काम है कैसा है भैया? ओवरऑल काम तो इस बार ठीक निकला है, जैसी उम्मीद थी तो ऊपर वाले ने वैसे ही हाथ रखा है। तो जय डोगरा हमारी पहचान है जी। हम जम्मू गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जम्मू में रहे हैं वो सब डोगरे हैं। मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन डोगरा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, जमा यहाँ पला, यहाँ सबका यही हूँ, तो डोगरा हूँ। तो ये काइट भी मैंने लगाई है जय डोगरा, कोई भी होगा तो जय डोगरा पतंग उड़ाएंगे? हाँ उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। अच्छा, फिर क्या मैसेज देंगे? सबको यही कहना चाहता हूँ कि एक साथ सारे जुट जाएं, जैसे कि आपको पता ही होगा अब उसका कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है यहाँ पे दुकानदारों का। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का आगे भी आपको दिखाएंगे रौनक जो है मार्केट में। सुबह का वक्त है लेकिन वो जो रौनक है वो उसकी शुरुआत हो गई है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको वो दिखाएं कि जिस तरह से दुकानें सजी हुई हैं और दुकानें इसलिए सजी हैं कि ये जानती हैं कि आज समूचे दिन आज रक्षाबंधन है और आज के दिन जो युवा है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पतंगबाजी करने वाले हैं और पतंगे जो है लगातार वो उनको चाहिए होंगी। उसके लिए सुबह से ही जो रश भी है दुकानों में उसकी शुरुआत हो गई है। ये मुख्य बाजार है जम्मू का, होलसेल मार्केट है पतंगों के लिए और जो माजा है उसके लिए ये जो होलसेल मार्केट है। और आप देखें कि दुकानदार अपनी लगातार जो है दुकानें सजाते हुए और कोशिश यही है कि आज अच्छा काम उनका निकले और जो ये जोश है और जो ये जुनून है पतंगबाजी का युवाओं में वो बना रहे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर वायुसेना का राहत बचाव ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। वायुसेना के M71 हेलीकॉप्टर ने 5 दिनों तक सफल ऑपरेशन चलाया और फिर जम्मू वापस लौट गया। प्रशासन की ओर से इस ऑपरेशन को संभाल रहे SDM सदर ओमकांत ठाकुर ने वायुसेना का आभार जताया। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में हेलीकॉप्टर ने 23 बार उड़ान भरी और 34 टन राशन, दवाइयां और हाइजीन किट दुर्गम स्थानों तक पहुंचाई। इसमें प्रमुख रूप से करथाच, कशिमलीधार, ओड़ीधार, कढ़ौन और भाटकीधार, छतरी और अन्य दुर्गम क्षेत्र शामिल रहे। इस दौरान 4 मरीजों को भी एयरलिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर पर राशन लोड करने और हेलीपैड पर सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए रेड क्रॉस और NCC समेत 100 से ज्यादा लोगों की टीम मौजूद रही। मंडी जिला प्रशासन की तरफ से और रेड क्रॉस की मदद से और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है हमने बाली चौकी, गोहर, थुनाग वाले एरिया में जो कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके थे वहाँ पे हमने राशन गिरवाया। लगभग जो है टोटल 36 टन राशन जो है अभी तक गिराया गया है। और आज ये अकॉर्डिंग टू DDMA अथॉरिटी ये जो है मिशन अभी बाय एयर जो है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। हमने उन्हें डी-रिक्विजिशन लेटर भी दे दिया है और हम धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारतीय वायुसेना का कि जिन्होंने हमें इस बहुत बड़ी आपदा में हमारा मदद किया, हमारे जिला प्रशासन का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के द्वार